हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आप में से बहुत सारे लोग लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी से रिलेटेड एक कोर्स हमारी विदाश्री लर्निंग ऐप पर चल रहा है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं, उसे चेक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी विदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ चेक करनी है। आप वहाँ पे हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। अब देखिए, आज हम लैब असिस्टेंट एग्जाम में ही आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक है पॉलीमर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहुलक। पॉली वर्ड आया है आपका, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और MER मर जो है आपका किससे आया, ग्रीक वर्ड मेरोस से आया है, जिसका मतलब होता है यूनिट और पार्ट, यानी कि इकाई। तब जब बहुत सारी इकाइयों को एक साथ आप लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलीमर। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, वो इथीन का पॉलीमर है। ठीक है, फिर आपने PVC पाइप्स देखे होंगे, ठीक है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है वो, जो हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारा सामान यूज़ करते हैं। आपका वल्कनाइज्ड रबर हो गया, ठीक है, बेकलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक तरह के पॉलीमर। पॉलीमर किससे मिलकर बना है, मोनोमर से बना है। तो इसकी इकाई जो एक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर, जिसे आप क्या कहेंगे, एकलक हिंदी में। ठीक है, अब आपके ये जो पॉलीमर होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत ज़्यादा होता है। कितना होगा, लगभग इनका मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ से लेकर 10⁻7 के बीच में होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं बृहत यौगिक। अब हम इसका एक कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में गिवन है, आपके सिलेबस में दे रखा है कि पॉलीमर्स के जो है किस तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पे ये किया जाता है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोत के आधार पर। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आपके पॉलीमर कितने तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है आपका नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर या फिर प्राकृतिक, यानी कि ये नेचर में खुद से आ रहा है, यानी या तो हम इसे प्लांट्स से ले रहे हैं, एनिमल्स से ले रहे हैं, यानी कि ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए आपके क्या आ जाएंगे, जैसे सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, सेल वॉल जिसकी बनी हुई होती है, स्टार्च हो गया, ठीक है, ये भी प्लांट्स में मिलता है, RNA हो गया, DNA हो गया, प्रोटीन्स हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सेकेंड है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मतलब अर्ध संश्लेषित, मतलब नेचुरल पॉलीमर ही है लेकिन इसमें हमने थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया है। ठीक है, थोड़ा इसको ह्यूमनली इसको थोड़ा चेंज किया गया लैब में थोड़ा सा। तो क्या क्या आ जाएंगे आपके इसमें, रेयॉन आ जाएगा, वल्कनाइज्ड रबर आ जाएगा। देखिए, रबर जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि हम उनको, जैसे अभी हम रबर का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से हम उसे कर पाएँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। जो नेचुरल रबर है उसमें आप थोड़े से चेंजेस करते हैं और उसको क्या कहा जाता है, अर्ध संश्लेषित जो रबर होता है वो आपका वल्कनाइज्ड रबर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप नेचुरल रूप से जो आपका पॉलीमर आपके पास है उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। फिर है सिंथेटिक या संश्लेषित, ये कम्प्लीटली लैबोरेटरी में बनाया गया है। ठीक है, इसको अलग से बनाया गया है, सिंथेसाइज किया गया है। तो ये क्या है आपका, पॉलीथीन, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और जैसे बेकलाइट हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्गीकरण किसके आधार पर था, स्रोत के आधार पर। सेकेंड देखेंगे संगठक या कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पर, यानी पॉलीमर किससे मिलकर बना है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके आधार पर आपका किस तरह के पॉलीमर होते हैं। तो पहला है आपका होमोपॉलीमर, जिसे आप कहते हैं समबहुलक, और दूसरा है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर को आप कोपॉलीमर भी कह सकते हैं, जिसे आप कहते हैं विषम बहुलक। अब देखिए, समबहुलक का मतलब क्या है, इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होंगी वो सब एक ही तरीके की होंगी। यानी अगर मैंने A मान लीजिए मेरी मोनोमर यूनिट है तो सारे जो हैं A एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, ये होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल एक पॉलीथीन का ले लेते हैं। ठीक है, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन है। अगर मैं N इथीन के मॉलिक्यूल्स ले लूँ और उनको फिर एक चेन में लगा दूँ, पॉलीमराइजेशन कर दूँ उसका, तो मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ देखिए ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये, और ये कितने N एक साथ लग गए। तो हमारा जो ये इथीन था इसका पॉलीमराइजेशन करके हमने ये पॉलीथीन बना दिया। ठीक है, और अब क्योंकि इसमें एक ही आपका एकलक या एक ही मोनोमर है जिसको मैंने रिपीट करके है बार बार और एक पॉलीमर क्रिएट किया है, तो ये क्या हो गया, मेरा होमोपॉलीमर। ठीक है, ये मेरा होमोपॉलीमर हो गया। हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर में एक से ज़्यादा तरीके की मोनोमर यूनिट हो सकती है, एक से ज़्यादा तरीके की आपकी इकाइयाँ हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है,
डेक्रॉन का। डेक्रॉन में मेरे दो अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है, एक यूनिट है इथेन 1,2 डायोल, एक है आपका टेरिप्थेलिक एसिड। तो यहाँ पर दो अलग अलग आपकी इकाइयाँ हैं जिससे मिलकर मेरा एक मॉलिक्यूल या पॉलीमर तैयार हो रहा है, तो वो क्या है आपका हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर कहलाएगा। बेसिकली आप देखना चाहें तो ए बी 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 फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सब एक जैसे, यहाँ पर आपको अलग अलग मोनोमर यूनिट्स आपको इस तरीके से अरेंज्ड मिलेंगी, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में। तो ये कोपॉलीमर हो जाएगा। फिर है संरचना के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके पॉलीमर कितने तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका लीनियर या रेखिक, ठीक है, लीनियर रेखिक नाम से पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमर एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, एक लीनियर लाइन, एक सीधी चेन जैसी होगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा नाइलॉन और पॉलीथीन, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया। दूसरा है आपका ब्रांच, शाखित, ठीक है, यानी बेसिकली आपकी ये लीनियर तो है ही, इसमें बीच बीच में आपके शाखाएं भी होंगी, ठीक है, ब्रांचेज होंगी। तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तीसरा है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में आपके जैसे कि अलग अलग जो लेयर्स हैं इनके बीच में भी लिंकेजेस होते हैं, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल 3 डायमेंशनल सा स्ट्रक्चर आ जाता है, आप कहेंगे तिर्यक वृत्तजाल जैसा बन जाता है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा बिकलाइट, ठीक है। अब देखेंगे आणविक बलों के आधार पर, यानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है मोनोमर्स के बीच में, उनके बेसिस पे आपके पॉलीमर कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है आपका इलास्टोमर्स, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। तो इलास्टोमर्स जो आपके होते हैं, इनमें फोर्सेस क्या है, इसमें वीक वॉन्डरबल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वीक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं, और ये ज़्यादातर तरल होते हैं, ठीक है, इनमें तरलता पाई जाती है, फ्लूइड्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर। दूसरा है आपका फाइबर्स, रेशे, ठीक है, रेशे आपके हो गए, इसमें आपके क्या होंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, ये डी लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल क्या होता है हमारा, द्विध्रुव, जहाँ पर आपका क्या होता है, जैसे HCl में होता है ना आपका, यहाँ पर क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें माइनस नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। तो वैसे ही डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हमें रेशो में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल नाइलॉन 6,6, ठीक है। तीसरा है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जिसे हिंदी में कहते हैं ताप सुमन्य। अब ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अगर आप हीट करेंगे तो ये अपना पिघल जाएंगे, उनकी शेप चेंज करके, फिर आप इन्हें अपनी मन चाहे शेप में मोल्ड करके फिर से आप इसमें ताप जो है कम कर दीजिए तो ये फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आप अगर इसे हीट करेंगे तो फिर से पिघल के आप दूसरे शेप में से मोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या है, हीट करने पर आप इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। दूसरे होते हैं आपके थर्मोसेटिंग, ताप दृढ़। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये आप मोल्ड नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा उससे, ठीक है। ताप दृढ़ जो होते हैं ये सेमी सॉलिड, जैसे कि बेकलाइट इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पर आप इसे बार बार रीमोल्ड नहीं कर सकते, ठंडा करके गर्म करके। आप क्या करेंगे, एक बार अगर आपने इसे हीट करा तो ये अपनी शेप बिगड़ जाएगी, इसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है आपका संश्लेषण विधि के आधार पर, यानी मेथड ऑफ सिंथेसिस। पॉलीमर किस तरीके से बनाया गया उसके आधार पर आपके दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। पहला है आपका एडिशन पॉलीमर, जिसे आप योगात्मक बहुलक कहेंगे। योगात्मक बहुलक का मतलब ये है, यहाँ पर आपका देखिए जो मोनोमर यूनिट है यहाँ पर एक के साथ एक जुड़ती जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो आपके मोनोमर यूनिट्स कंबाइन हो रही है इसमें कोई भी आपका स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता। यानी जस्ट यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपके मोनोमर यूनिट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। डबल बॉन्ड बस यहाँ से टूट रहा है और इसमें दूसरी मोनोमर यूनिट ऐड होती जा रही है। इसकी वैलेंसी देखिए, बॉन्ड टूटते ही इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये आगे से एक और इथीन मॉलिक्यूल जोड़ लेता है, ये भी आगे से इथीन मॉलिक्यूल जोड़ लेता है। तो इस तरीके से इसमें इथीन के मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, इसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही मोनोमर की चेन बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्या हो रही है, आपकी श्रृंखला बढ़ रही है ना, ठीक है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। तो यहाँ पर आपकी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन आ गया, ऐसे ही आपका PVC भी इसी में आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन आ जाएगा इसमें। कंडेंसेशन में देखिए क्या होता है, संघनन में आपके एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है, और यहाँ पर जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है। जैसे वाटर रिमूव हो रहा होगा, अमोनिया रिमूव हो रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है आपका, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। और
जो आपकी मोनोमर यूनिट है वो कैसी होती है, बाई फंक्शनल या डाई फंक्शनल कह सकते हैं। बाई फंक्शनल का मतलब क्या है, आपकी मोनोमर यूनिट पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए। जैसे एग्जांपल पे देखिए, यहाँ पर इथेन 1,2 डायोल है, ठीक है। इथेन क्या है आपका, CH2 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपका OH लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका बाई फंक्शनल हो गया, एक OH ये हुआ, एक OH ये हुआ, तो क्या हुआ, 2 फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल में, तो ये बाई फंक्शनल हो गया। तो इथेन 1,2 डायोल है ये, और दूसरा आपका क्या है, टेरिप्थेलिक एसिड। क्या है ये, टेरिप्थेलिक एसिड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दूसरा भी है, तो ये भी क्या है, बाई फंक्शनल है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो n मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए, n मॉलिक्यूल्स इसके लिए, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से आपका एक H और एक OH निकलेगा, ठीक है, एक H और एक OH निकलेगा, और एक क्या हो गया, वो एक H इधर से एक OH इधर से क्या हो गया, आपका H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और इन दोनों को कंबाइन कर देगा। तो देखो ये कंबाइन करके आ गया यहाँ OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O, और आपका ये आगे से, ठीक है, बेंजीन, और आगे से डबल बॉन्ड O1, ठीक है। तो ये आपके n मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ जाते हैं। ये आपका एग्जाम्पल किसका है, डेक्रॉन या टेरेलिन, ठीक है, टेरेलिन या डेक्रॉन कहते हैं इसे। और क्योंकि देखिए यहाँ पर अब बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हमने 2 लिए हैं, इसमें जब ये ऐड होगा तो हमें एक फंक्शनल ग्रुप वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर मान लो एक और मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा तो हमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है ना, और जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है आपका जो IUPAC नेम है वो चेंज हो जाता है, यानी आपको अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप, हर स्टेप पे आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो जब आपको हर स्टेप पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इसे आप क्या कहेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो ये आपका क्या था, यहाँ आपकी सिंपली चेन इंक्रीज हो रही थी, एक ही मोनोमर यूनिट थी, बस वो एक के साथ जुड़ती जा रही थी, एडिशन होता जा रहा था, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये चेन ग्रुप, चेन बढ़ रही, श्रृंखला बढ़ रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 अलग अलग मोनोमर यूनिट्स हैं, या तो बाई फंक्शनल होती है, डाई फंक्शनल कह लीजिए, ठीक है, इनका एडिशन होता है, एडिशन में आपका एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होगा, क्योंकि हर स्टेप पे हमको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इसीलिए इसे आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो ध्यान रखना है, कंडेंसेशन पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। तो ये आपका एक वर्गीकरण है पॉलीमर्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।